नमस्कार। आज आप सुनेंगे डॉक्टर ममता व्यास जी की एक रचना जादूगरी। तो शुरू करें कहानी। वो पेशे से एक बड़ा जादूगर था। देश विदेश में उसके कई शो होते थे। उसके हाथों में कमाल की कला थी। जब वो करतब दिखाता तो देखने वालों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह जाते। जब भी वह जादूगर करतब दिखाने की तैयारी करता, खुद के चेहरे पर मेकअप लगाता, कॉस्ट्यूम पहनता और झट तैयार हो जाता। एक स्त्री जो कई सालों से उसके साथ काम कर रही थी और इस जादू के खेल में बराबरी की हिस्सेदार थी, वो भी उसकी देखा देखी चेहरे पर मेकअप चुपड़ लेती, आंखों में इतना गहरा काजल लगाती कि शो के दौरान उसकी आंखें कोई भाव व्यक्त न कर सके। पलकें भीग रही हैं या सूख रही हैं, काजल की धार से पता ही ना चले। अपने होठों पर वह लाल रंग पोत लेती थी और उन्हें कुदरती आकार से बहुत बड़ा बना लेती ताकि वे शो के दौरान मुस्कुराती ही दिखाई पड़े। तलवार की नोक पर लेटते वक्त देह ना कांपे, इसके इंतजाम भी वह पहले से कर लेती थी। खुद को भीतर से कई जंजीरों से बांध लेती थी। अगर कोई चुपके से उसे निर्वस्त्र देख ले तो वह एक लोहे के तारों से बनी एक लो पुतली नजर आती थी। जैसे कठपुतली होती है ना, ठीक वैसी ही। भीतर से वह लो पुतली थी, लेकिन बाहर से वो एक कठपुतली की तरह काम करती थी। उसके जिस्म के सभी तार उसके जादूगर के हाथ की उंगलियों से बंधे होते थे। वो जादूगर जब चाहे उसे मोड़ सकता था, जब चाहे उसे तोड़ सकता था। कमाल की बात यह भी कि जब जैसे चाहे उसे वो जोड़ भी सकता था। आज फिर जादूगर ने एक नए शहर में अपना मजमा जमाया था। उसके शो की सभी तैयारी हो चुकी थी। शो के टिकट बिक चुके थे। हाल में भीड़ खचाखच भरी हुई थी। जादूगर अपना कॉस्ट्यूम पहनकर एकदम तैयार था। उसने नीले रंग का चोगा पहना, लाल पगड़ी पहनी, पगड़ी पर सफ़ेद कलगी भी लगाई। मेकअप के पीछे उसने अपनी तमाम वासनाएं, स्वार्थ, लोभ, लालच सब छिपा दिया था। रोज की तरह आज फिर जादूगर ने उसे आवाज़ लगाई और बुरी तरह चिल्लाया, क्या करती रहती हो भीतर? तुम्हें रोज़ बहुत देर लगती है। उस स्त्री ने रोज़ की तरह बिजली की गति से अपने चेहरे पर अपना मेकअप लगाना शुरू किया। उसने अपने दुख, अपने दर्द, अपनी पीड़ाएं, अपनी अनकही बातें, अपनी कराह को बहुत अच्छे से मेकअप के पीछे छिपा लिया था। आज फिर उसने अपनी आंखों में बहुत सा काजल लगाया, होठों को लाल रंग से रंग लिया, अपना कॉस्ट्यूम पहना और उसके बाद उसने एक और सबसे ज़रूरी काम किया। सबकी नज़रें बचाकर उसने बड़ी चतुराई से अपना मन उतारकर एक कोने में पड़े पुराने लोहे के बक्से में छिपा दिया और बाहर आकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं रेडी हूँ। जादूगर बोला, गुड। और जादू का खेल शुरू हो गया। 3 घंटे तक जादूगर ने अपना खेल दिखाया। उस स्त्री को कभी हवा में लटकाए रखा, कभी तलवार की नोक पर सुला दिया, कभी कई तलवारें उसकी देह से आर पार करता गया। जादूगर की हर अदा पर, हर करतब पर लोग तालियां बजा रहे थे। उस पे जान स्त्री की देह नीली पीली रोशनी में चमक चमक जाती थी। जादूगर के सम्मोहन में कैद व निर्जीव देह उस खेल का हिस्सा मात्र थी। उसके कान थे, पर उस शो में बजने वाली तालियां उसे सुनाई नहीं देती थी। न दर्शकों की तल्ख टिप्पणी ही वो सुन पाती थी। उसकी आंखें थी, लेकिन वह उस भीड़ को नहीं देख पाती थी जिनका मनोरंजन वह कई बरसों से करती आ रही थी। उसके मुंह में जुबान थी, पर वह बोल नहीं सकती थी कि इस शो के दौरान वह थक गई है, हवा में लटके लटके। उसे दर्द होता है तलवार की नोक पर लेटे हुए। वो ये भी नहीं कह पाती थी कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे को इस करतब से कोई नुकसान भी हो सकता है। चारों तरफ तालियां ही तालियां बज रही थी। उस स्त्री की तमाम बातों से बेखबर
वह जादूगर दर्शकों की तालियों से बहुत खुश था। वह बार बार अपना सिर झुकाकर भीड़ का शुक्रिया अदा कर रहा था। दर्शकों के उत्साह को देखते हुए जादूगर ने शो का अंतिम और महत्वपूर्ण कर्तव्य दिखाया। उसने एक टेबल मंगवाया और बैंगनी रंग का एक कपड़ा बिछाकर उस पर स्त्री को लिटा दिया और देखते देखते उसने दर्शकों के सामने उस स्त्री के 4 टुकड़े कर दिए। दर्शक अपनी जगह पर सांस रोककर खड़े हो गए। जादूगर मुस्काया, अपनी हैट उतारी, छड़ी स्त्री के देह के ऊपर घुमाई और कमाल हो गया साहब, एक पल में उसने स्त्री को फिर से जोड़ दिया। वाह वाह, कमाल कमाल की आवाजें आने लगी। दर्शक झूम उठे, तालियों से पूरा हॉल गूंजने लगा। शो खत्म होते ही स्त्री जल्दी से भीतर गई, लोहे का बक्सा खोला। आज फिर से उसके मन के 4 टुकड़े हो गए थे। उसने बहुत प्यार से इन टुकड़ों को उठाया और कल के शो के लिए फिर से जोड़ दिया। वह जानती थी कि उस महान जादूगर के पास देह के कई टुकड़े करके उन्हें जोड़ देने का हुनर तो था, लेकिन टुकड़ों को फिर से जोड़ देने की जादूगरी तो बस वो ही जानती थी। लेकिन मन के टुकड़ों को फिर से जोड़ देने की जादूगरी तो बस वही जानती थी।